मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग द्वारा लिखित इस पाठ में लेखिका जो है मृदुला गर्ग, उसने अपने परिवारजनों के कुछ प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है और ये एक निबंध है। मेरी एक नानी थी। उन्होंने ये आत्मकथा की तरह इसको लिखा है और अपने बारे में, अपने नानी के बारे में, अपनी माता, और ये पूरा पाठ जो है वो जैसे लेखिका अपनी आत्मकथा लिख रही है उस प्रकार से लिखा गया है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, अर्थात उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके जन्म से पहले ही वो मर गई थी तक, और इसलिए उन्होंने उसे देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। माँ की शादी होने से पहले शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी। भले नानी से उन्होंने कहानियाँ नहीं सुनी, पर उन्होंने नानी के बारे में बहुत कुछ सुना और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। नानी के जीवन के बारे में उन्हें सब पता चला, नानी कैसी थी, और उन्हें इस बात का फ़क्र भी रहा। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी। कैसी औरत थी वो? नानी कैसी थी? पारंपरिक, यानी परंपराओं के बारे में, परंपराओं को निभाने वाली। अनपढ़, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। और पर्दानशी, किसको कहते हैं पर्दानशी? पर्दानशी का मतलब पर्दा करने वाली, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। उनके जो पति थे वो अंग्रेज़ों के रंग में रंगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे। कैम्ब्रिज विद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग ज़िंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को कभी पति के सामने व्यक्त ही नहीं किया, और उनके पति की जो जीवन शैली थी उसका भी उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। वो एक स्वतंत्र महिला थी और वो स्वतंत्रता सेनानियों को पसंद करती थी, पर उनके पति अंग्रेज़ों से बहुत ही प्रभावित थे और बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए वो विलायत यानी विदेश चले गए थे। उस समय विदेश जाके पढ़ना बहुत बड़ी बात थी, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर वो लौटे और वो इसी रंग ढंग में रचे बसे थे। तो उनका रहन सहन, रंग ढंग, सब कुछ कैसा था? विलायती था। पर जो नानी थी वो हिंदू रीति रिवाज और भारतीयता से रंगी हुई थी, पर उसने कभी भी अपनी जो खुद की पसंद है वो कभी भी अपने पति पर जाहिर नहीं होने दी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद की मौत को करीब पाया, 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र में इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी। मुँह जोर का क्या मतलब हुआ? मुँह जोर मतलब क्या हुआ? बताओ। आप पढ़ रहे हो इतनी देर से, तो बताओ क्या हुआ मुँह जोर का मतलब? इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ही चिंता उनके ऊपर छा गई। मतलब बोलने लगी बहुत ज़्यादा और उनको चिंता होने लगी, मुखर हो गई। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। क्या किससे मिलना चाहती थी नानी? प्यारेलाल शर्मा। वो कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। वो किसके लिए चिंतित हो गई थी? जब वो बीमार हो गई तो उसको लगा कि मेरी मौत नज़दीक है। तो उनकी इकलौती बेटी कितने वर्ष की थी? 15 वर्ष। और उस समय में, इस उम्र में शादी कर देते थे। तो वो मुखर हो गई, मुँहजोर हो गई। मतलब पहले वो कभी अपने पति के सामने नहीं बोली, पर अब वो मुखर हो गई और उसने बोला। उसने कहा कि वो पर्दा भी छोड़ेगी और पर्दा हटाकर वो उनसे मिलना चाहेगी। पर्दे का पहले लिहाज होता था और कोई स्त्री पुरुष से नहीं मिलती थी।
सब दंग हैरान रह गए। मतलब नानी की इस हिम्मत को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती थी। मतलब वो जिंदगी भर अपने मन की बात को कभी अपने पति को भी नहीं कह पाई। अब जब उनका आखिरी समय आ रहा है तो वो किसी और अन्य मर्द को बुलाकर उनके साथ बात करना चाहती थी, और क्या कहना चाहती होगी, सब ये सोच रहे थे। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हजूर में पेश कर दिया। उन्हें पता था कि उनकी पत्नी की आयु बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने किसी तरह की उसके साथ प्रश्नोत्तरी नहीं की, कोई प्रश्न नहीं पूछे, सवाल जवाब नहीं किए, और मौका जिस तरह का नज़ाकत भरा था कि वो उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो उसकी इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने दोस्त को लेकर आ गए। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज़ था। हैरत अंगेज़ मतलब, हैरत अंगेज़ का क्या अर्थ हुआ? हैरत मतलब ऐसा वाक़या होना कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की हो। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। क्या बोला उन्होंने? पति के दोस्त को क्या बोला? मेरी बेटी के लिए आप उसके लिए पति ढूंढेंगे, वर तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। फरमाबदार मतलब, फरमाबदार क्या होता है? क्या होता है? फरमाबदार का अर्थ हुआ कि जिसके यहाँ व्यक्ति काम करता है उसकी हर आज्ञा को बिना किसी ना नुकर के उसका पालन करना पड़े, उसे फरमाबदार कहते हैं। जाहिर है, अगर अंग्रेज़ों के यहाँ कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा तो उन्हें अंग्रेज़ों की बात सही हो या गलत हो उसको मानना ही पड़ेगा, उसको फरमाबदार कहेंगे। तो ये उर्दू के शब्द हैं। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। नानी क्या चाहती थी? किससे शादी हो? नानी क्या चाहती थी? किसी स्वतंत्रता सेनानी से शादी हो। इसलिए उन्होंने अपने पति के दोस्त को बुलाया, क्योंकि चूँकि वह स्वतंत्र आज़ादी के सिपाही को वो ढूंढ सकते थे, क्योंकि वो इसी स्वतंत्रता सेनानी रहें। तभी उन्होंने उन्हें कहा कि अब आप ढूंढेंगे मेरी बेटी के लिए वर। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। कितनी अच्छी लाइन है, कितनी अच्छी लाइन है ये, कि कौन इस बात को कह सकता था जिस औरत ने कभी अपनी आज़ादी की बात नहीं कही, कभी अपने मन की किसी इच्छा को अपने पति के पास जाहिर नहीं करा, जो पर्दानशी रही, उन और अपने पति की जो भी जीवन शैली थी उसका कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। वो पूरी तरह से उसके पति अंग्रेज़ों के रंग में रंगे हुए थे और वो एक पक्की स्वतंत्रता सेनानी के विचारों वाली थी, पर उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। और ऐसी औरत जिसको अपनी आज़ादी का बिल्कुल ख्याल नहीं था, अपनी आज़ादी के लिए उसने कभी आवाज़ नहीं उठाई, पर उसने देश की आज़ादी के लिए, उसके मन में कितना बड़ा जज्बा था, कितना बड़ा जुनून था कि उसने अपनी बेटी की शादी किससे करना चाहिए? किससे करना चाहिए? स्वतंत्रता सेनानी से। बाद में समझ आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। मतलब अपने निजी जीवन में उनके विचार, उनके ख्यालात बहुत आज़ाद किस्म के रहे होंगे। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया। पहले की औरतें जो थी वो पति परायण होती थी और पति की सारी बातों को अपने सिर पे रखती थी, पर उन्होंने अपनी पति की ज़िंदगी में कहीं विरोध नहीं किया, पर अपने स्वतंत्र विचारों को भी कहीं कुचलने नहीं दिया, नहीं उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया? अपने ढंग से। कैसे? पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में
आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। ये भी बहुत बड़ी बात कही है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार अपने को ढाल कर जीते हैं तो हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो जो नानी थी वो इस तरह से कभी नहीं जी, उसने अपने पति का विरोध नहीं किया, पर अपने स्वतंत्र विचारों को वो हमेशा पालती रही। और वो ऐसी मजबूर स्त्री नहीं थी कि वह दूसरे के हिसाब से मजबूर होकर जिए। वो अपने स्वतंत्र विचारों के साथ ही उसने अपनी ज़िंदगी को जिया, भले उसने अपने पति के रहन सहन का कभी कोई विरोध नहीं किया। यही बहुत बड़ी बात है जब हम किसी दूसरे के अनुसार नहीं जीते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत बड़ा एक संदेश भी प्राप्त होता है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। क्योंकि वो आज़ादी के आंदोलन में थे तो वो एग्ज़ाम परीक्षा नहीं दे पाए। जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला भी नहीं था। धेला क्या होता है? धेला क्या होता है? जब हमारे पास कुछ भी रुपए नहीं होते और कोई पूछे तो हम बोलते हैं अरे मेरे पास तो एक धेला भी नहीं है। मतलब एक, जैसे हम बोले ना कि मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, तो उसे इन शब्दों में कहा जा सकता है कि मेरे पास एक धेला भी नहीं है, ऐसे। तो उसकी जेब में कोई पुश्तैनी पैसा, धेला कुछ नहीं था। वो पुश्तैनी पैसे वाला नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। उनकी माँ की शादी अब ऐसे व्यक्ति से हुई जो स्वतंत्रता सेनानी था। अब क्या हुआ, लेखिका कह रही है कि उनकी माँ बेचारी, अब उस जो माँ थी वो पिता के विचारों से भी प्रभावित होगी और माँ के विचारों से भी प्रभावित होगी, पर गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में वो कैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई? एकदम सादा जीवन, और ऊंचे ख्याल भी रखने को मजबूर हुई क्योंकि उसे माहौल ही वही मिला। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। मतलब वो इतनी दुबली पतली थी। खादी के कपड़ा देखा है क्या कभी? क्या रुई जो होती हैं, रुई से सूत काता जाता है और उस सूत से मोटा खादी का कपड़ा हाथ से बनाया जाता था उस समय। तो वो कपड़ा बहुत ही वजन वाला होता था। तो उनकी माँ ये साड़ी बहुत मुश्किल से पहन पाती थी और कमर में दर्द हो जाता था। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। इसका क्या मतलब हुआ? धोई पोंछी और छींके पर टांग दी मतलब कि बहुत ही सहेजना पड़ता था उन्हें और आराम से रखना पड़ता था। उन्हें छींके से उतारने की किसी ने, गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। नाना मतलब लेखिका की जो माताजी थी उनके पिता यानी लेखिका के नाना हुए, और वो विलायती रंग में रंगे हुए थे तो वो साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे, मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में कैसे थे? सब में पूरी तरह से अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। देखो, जो आज़ादी की जंग लड़ते थे और प्रशंसा किसकी करते थे? अंग्रेजों की। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। आपको पता होगा कि नेहरू जी जो थे उनकी जीवन शैली भी अंग्रेजों के जैसी ही थी। ये सभी लोग जानते हैं। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। ससुर जी बहुत बड़े आदमी थे इसलिए दबदबा उनका ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने
उनके सिर भरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। अब बताओ, नाजुक जान लड़की, सिर फिरे लड़के क्यों कहा? क्योंकि वो आज़ादी की जंग में थे। इसमें रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, मतलब नानी की इच्छा थी कि उनकी शादी स्वतंत्रता सेनानी से हो, और नाना ने इसकी रजामंदी यानी हामी भर दी। वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। तिलिस्म किसको कहते हैं? तिलिस्म क्या होता है? तिलिस्म, तिलिस्म कहते हैं जैसे अपन कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही जादू 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 वाली बातें हैं या जादूगिरी है, इसको तिलिस्म कहते हैं। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। अब माँ की शख्सियत कैसी थी, लेखिका उसका वर्णन कर रही है। उनमें माँ कैसी थी सुनो। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी, और इसके साथ क्या था? ईमानदारी और निष्पक्षता थी। क्या क्या थी बताओ? उनकी शख्सियत कैसी थी? बहुत सुंदर, खूबसूरत, नजाकत मतलब नाजुक, गैर दुनियादारी, उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था, और ईमानदारी थी उनके अंदर, और निष्पक्षता कूट कूट के भरी हुई थी। कुछ इस तरह मिली जुली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। परिजात क्या होता है? किसको कहते हैं परिजात? परिजात कहते हैं फूल को। उसके अंदर एक जादुई खुशबू होती है फूल में, तो वो परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। तिलिस्म भी जादुई होता है। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। लेखिका की माँ इतनी नाजुक थी कि उन्हें तो क्या बोला था? धोई पोंछी और छीके पर टांग दी, यानी कि कोई भी उससे कोई मेहनत वाला काम नहीं करा सकता था। हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी, मतलब उनसे पूछा जाता था और वो अपनी राय देती थी, और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। वो अच्छी राय देती थी और लोग उसको मानते भी थे।